क्या काम था पागल लड़की। पिछले आधे घंटे से तुम्हें यूं ही पत्थर बने बैठे देख रहा हूँ। कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना। देखो 11 बज चुके हैं और सुबह 5 बजे मुझे उठना है। वो घड़ी पर समय देखते हुए जम्हाई लेते सामने बैठी उस लड़की को देखने लगा जो उसके कमरे में आ तो चुकी थी, लेकिन अब उंगलियां चटकाए जा रही थी। कुछ कहने के लिए होंठ खोलती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। इस खड़ूस के कमरे में आने की हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन अब इस खड़ूस के सामने अपनी बात कैसे रखे उसे समझ नहीं आ रहा था। और अब जब हार्दिक ने उसे सख्ती से कहा तो अपना सूखा गला तर करके कहने लगी, देखिए हार्दिक भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। एक बार फिर उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर वो गुस्से से लाल हुआ था। सोफे पर आगे को होकर बैठा और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, मंगनी हो चुकी है हमारी। क्यों भूल जाती हो बार बार कि पति हूँ मैं तुम्हारा। और ये बार बार भाई कहने की तुम्हारी आदत न जाने कब छूटेगी। कोई 100 बार तो तुम मुझे कह चुकी हो कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी है वो बात तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मुझसे लेट नाइट मुलाकात करने के लिए आई हो। देखो, इस वक्त तो अंधेरा होते ही हम लड़कों के, खासकर हम फौजियों के जज्बात कुछ ज़्यादा ही भड़क जाते हैं अंदर सीने में, और न जाने कहाँ कहाँ एक आग सी भड़क उठती है। जी चाहता है अपनी इस आग को किसी तरीके से निकालें, चाहे दुश्मन पर हमले की बौछार करके या फिर अपनी नाजुक सी बीवी पर मोहब्बत की बौछार करके। इस वक्त मेरे जज्बात कुछ और ही करने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर 5 मिनट तुम और यहाँ पर आए बाएं शाएं करती नहीं तो मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा। हार्दिक की बात सुनकर तो नित्या के रहे सहे हवास भी जवाब देने लगे। कहाँ वो नाजुक सी लड़की, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सूखी तीली में जान डाल दी गई हो, और कहाँ वो एक आर्मी ऑफिसर, बॉडी बिल्डर। वो तो मुश्किल से उसके कंधों तक भी नहीं आती थी। एक ही सांस में आंखें बंद करके कहने लगी, हार्दिक भाई, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अभी इस रिश्ते के लिए बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहती है अगर आपने मुझसे शादी कर ली और मेरे पास आ गए तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ आप इस शादी को रुकवा दें। मंगनी हो तो गई ना, अब आपको और क्या चाहिए। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। ना तो मैं एक पति को हैंडल कर सकती हूँ और ना ही मुझसे बच्चे पैदा होंगे। मैं आपका यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। प्लीज़। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और उसके मुंह से ये शब्द सुनकर हार्दिक को हैरत हुई थी। सब कुछ बोलने के बाद उसने आंखें खोली तो हार्दिक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कहने लगा, ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो तुम। मंगनी हुई है तो शादी तो ज़रूर होगी। ये कोई नई बात तो नहीं। मंगनी के बाद शादी होती है। ये अलग बात है कि शादी मैंने अगले हफ्ते की रखी थी। वो कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी इसलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शादी मैं अभी नहीं कर रहा। और किसने कहा कि तुम अभी छोटी हो। अभी 2 हफ्ते पहले तो तुम अपनी 19वीं बर्थडे मना रही थी, और 19 साल की लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं होती। हट्टी कट्टी तो तुम मुझे दिख रही हो। खाना पीना भी ठीक है तुम्हारा। एक वक्त में खाने बैठो तो 10 लोगों का खाना एक अकेले खा जाती हो। और शादी के लिए भी तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और दादी जी ने जैसा कहा है तुम्हारी शादी इसी इसी आने वाले हफ्ते में होगी तो इसी हफ्ते में होगी। रही बात मुझे झेलने की, तो हर पत्नी ही अपने पति को झेलती है, तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा और मेरे बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। वो अपने शब्दों पर जोर देता बोलकर उठकर खड़ा हुआ था। नित्या भी घबरा कर उठी। उसे लगा कि हार्दिक को वो कुछ भी कहेगी तो वो उसकी बात मान जाएगा, लेकिन ये तो एक नंबर का खड़ूस था। शादी के नाम से तो पहले ही उसे डर आ जाता था। अभी तक उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थीं कि बस शादी के बाद पत्नी को पति के कपड़े प्रेस करना पड़ते हैं, उसके सारे काम करने होते हैं, उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाने पड़ते हैं। लेकिन उसकी सहेली ने तो कुछ और ही बताया था कि अरे डफर, ये सब कुछ तो दिन में होता है और सबके सामने होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। कमरे को लॉक लग जाता है। उसके बाद एक जवान मर्द अपनी बीवी के साथ क्या करता है तुम्हें पता भी है। अपनी सहेली की बातें सुनकर वो कहने लगी, अरे करना क्या है। इतना तो मुझे भी पता है कि दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं और पति अपनी पत्नी को बाहों में भरता है, उसे प्यार करता है। इतना तो मुझे भी पता है और मैंने पढ़ा भी है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता भी बनाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो हर पति पत्नी ही करते हैं। और फिर मैंने इंग्लिश मूवी में भी देखा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी बाहों में इतनी प्यार से भरते हैं
और सीने से लगाकर सो जाता है, और इसके अलावा छोटी मोटी शरारतें भी करता है। यहाँ इधर होठों पर किस करता है और बस फिर दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसकी सहेली ने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पर दे मारा। फिर हंसकर कहने लगी, तुम एक नंबर की डफर हो, डफर। पागल कहीं की, ये सब कुछ तो वो होता है जो दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद जो पूरी रात हर पर्दे से आज़ाद होने के बाद पति अपनी पत्नी के वजूद पर अपनी शिद्दतें उतारते हैं ना, तो अच्छे अच्छों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। तुम तो वैसे ही इतनी नर्म नाजुक सी हो, यहाँ पर तेज हवा चले तो उड़ती हुई दूर जाकर गिरती हो। और तुमने हार्दिक भाई को देखा है, कितने हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर लगते हैं, ऊपर से आर्मी ऑफिसर हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आर्मी ऑफिसर तो अपने उसूलों के भी बड़े सख्त होते हैं। यहाँ तो नित्या को हार्दिक के साथ होने वाले इस शादी से कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी सहेली उसे ये बातें बता रही थी, उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अरे, मेरे कजन की शादी भी एक ऐसे ही आर्मी ऑफिसर के साथ हुई थी, वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल दुबली पतली सी, और उसका पति एकदम बॉडी बिल्डर था। जानती हो फिर क्या हुआ था? मेरी बड़ी बहन के साथ उसकी बड़ी पक्की दोस्ती थी। उसने जो कुछ भी मेरी बहन को बताया था, मैंने वो सारी बातें छुप छुप कर सुन ली थी। बेचारी को उसने पहली रात बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। 3-3 बार उसने उससे अपना हक वसूल किया था। सोचो जरा, एक ही रात में 3-3 बार। वो बेचारी मना करती रही, लेकिन वो कहने लगा, अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं भर रहा। और फिर देखो, 6 महीने बाद मैंने घर आना है। मैं चाहता हूं तुम जल्द से जल्द मेरे बच्चे की माँ बनो और मेरी ख्वाहिश को भी हर रात पूरा करो। वो बेचारी तो पहली रात ही अस्पताल पहुंच चुकी थी, और तो और मेरी कजन तो ये भी बता रही थी कि उसे तो डॉक्टर ने स्ट्रेच भी लगाई थी। मैंने सब कुछ सुना था। इतने बेरहम होते हैं ये आर्मी वाले। और तुम, मुझे तो लगता है तुम तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाओगी। रिसेप्शन की जगह तुम्हारा कल श्राद्ध हो रहा होगा। इन बातों ने उसे ऐसा डराया कि नित्या की तो जान ही निकल चुकी थी। अब तो हार्दिक के साये से भी उसे डर लगने लगा था। वो तो वैसे ही पूरे घर में दंदनाता फिरता था। जब भी छुट्टी लेकर घर आता, सब पर हुक्म चलाया करता। सबसे ज़्यादा उसके हाथ में नित्या ही आया करती थी। पढ़ाई को लेकर वो वैसे काफ़ी सख्त था। वो तो उसे कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाने से भी बिल्कुल परहेज नहीं करता था। शादी को लेकर वो बेहद घबरा चुकी थी, और ऊपर से डॉक्टर ने तो वैसे ही उसे और डरा दिया था। हार्दिक उसके सामने सीने पर बाजू बांधे खड़ा उससे सवाल पर सवाल कर रहा था कि बताओ, ये सब बातें कहाँ से सुनकर आ गई हो तुम? 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी है, और अब तुम्हें याद आया कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी? बताओ वजह क्या है इसके पीछे? वो कड़ी नज़रों से उसे देखकर कह रहा था, और वो डरते डरते कहने लगी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहती है कि अगर मेरा पति मेरे करीब आएगा और मेरे साथ सुहागरात। कहते कहते उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाई थी। हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। फिर आगे क्या? फिर यही, डॉक्टर ने कहा अगर पति मेरे बहुत करीब आएगा तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। वो जिस अंदाज में बोल रही थी, हार्दिक उसकी कुछ कुछ बातों को समझ चुका था। आखिर उसने भी दुनिया देख रखी थी। होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी, और अंदर के जज्बात भी भड़क चुके थे। उसने अपना निचला होंठ काट कर उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर नित्या बुरी तरह घबरा चुकी थी। आपने ये डोर क्यों लॉक कर दिया? लेकिन उसने नित्या की बात जैसे सुनी ही नहीं। आराम से दरवाज़ा बंद करने के बाद वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। फिर कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करनी है। डॉक्टर ने तुम्हें ये कैसे कह दिया कि तुम अभी बहुत छोटी हो? मेरे लिए तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अब जब तक मैं खुद अपनी आंखों से चेक नहीं करूँगा, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम शादी के लायक हो या नहीं, और तुम जैसी नाजुक सी लड़की मुझे झेल पाएगी भी या नहीं। वैसे यकीन करो मेरा, तुम एक बार चेक कर लूँ और मुझे पूरी तरह यकीन हो जाए कि अभी तुम शादी के लायक नहीं हो, तो मैं शादी को 2-3 साल तक के लिए भी टाल सकता हूँ। लेकिन बस बिना चेक किए ये शादी हरगिज भी टलने वाली नहीं, इसलिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। हार्दिक की बात सुनकर तो नित्या को पसीने छूट चुके थे।
डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो एकदम बिदक कर पीछे हटी। कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक उसका बाजू पकड़ चुका था। इरादे तो अब उसके भी बदल चुके थे। जिस लड़की को सोच सोच कर वो ठंडी आहें भरा करता था, जिससे मिलन के सपने सजाता था, आज रात के इस वक्त वो उसके कमरे में थी। उसके जज्बात बहकना तो नेचुरल बात थी। कहने लगा, ऐसे कैसे जा रही हो? ये ना हो कि मैं कल ही तुम्हें विदा करवाकर अपने कमरे में ले आऊं। अगर तुम चाहती हो कि मैं विदाई रोक दूं, तो तुम्हें मुझे अपना चेकअप तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सबूत के ऑफिसर हार्दिक मेहरा कुछ भी नहीं करता। चलो शाबाश, यहाँ आओ। ये कहकर उसने नित्या को अपने सामने किया था। एक झटके से उसका दुपट्टा हटाकर बेड पर फेंका था। सामने उसकी खूबसूरत उभरती धड़कनों को देखकर हार्दिक को कुछ हुआ था। अचानक उसके हाथ नित्या की धड़कनों की तरफ बढ़े और फिर उसने अपनी उंगली से नित्या की नाजुक, दादी जी प्लीज़ मम्मी को कहिए ना, मुझे 20 रुपये दे दें। बाहर बर्फ़ के गोले वाला आया है, कल भी मम्मी ने लेने नहीं दिए थे, आज भी बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा है उसे। प्लीज़ 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 मुझे मम्मा से 20 रुपये दिला देना। वो इस वक्त तो पैर पटकती हुई अपनी दादी को कंधे से झंझोड़कर बोले जा रही थी। वो जो अपने ही ध्यान में व्हीलचेयर पर बैठी चाय की सिप ले रही थी, झुंझलाकर बोली, हाय हाय, बेड़ा गर्क हो उस बर्फ़ के गोले वाले का, जो ठंडे मौसम में भी बर्फ़ के गोले बेचने आ जाता है। पता नहीं है तुझे, जरा सी भी कोई ऊपर नीचे चीज़ खा ले तो तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस मौसम में कौन इतनी ठंडी चीज़ें खाता है? पता नहीं कैसी गंदी बर्फ़ लेकर वो तुझे बना कर देगा। कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। अगर तुझे कुछ खाने का इतना ही मन कर रहा है तो जा, अपनी माँ से बोल गर्मा गर्म पकौड़े बना ले चाय के साथ, मैं भी खा लूँगी। अरे ठंड के मौसम में तो पकौड़े खाने का स्वाद ही एक अलग होता है। दादी ने जैसे पकौड़ों का स्वाद अपने मुंह में घुलता हुआ महसूस किया था, उनका भी मन तेजी से कर रहा था कि वो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाएं। लेकिन उनकी नादान पोती को इतनी ठंड में बर्फ़ के गोले खाने थे। दादी की तरफ से भी साफ इनकार सुनकर वो सीधी अपनी माँ की तरफ आई थी, जो इस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी प्लीज़ 20 रुपये दे देना। 20 रुपये में आप पर कौन सी गरीबी आ जाएगी? मुझे बर्फ़ के गोले खाने हैं तो बस खाने हैं। वो जिद करते हुए बोली तो शारदा जी ने उसे तेज नज़रों से घूरा था। कम अकल लड़की, बात 20 रुपये की या गरीबी की नहीं है। जो ये 20 रुपये के गोले खाकर 20,000 सीधा हॉस्पिटल में लगवाती है ना, उसका क्या? ऊपर से तेरी इतनी फिक्र हो जाती है मुझे। जरा सी बेकार की चीज़ खाने पर ही तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे कोई बर्फ़ के गोले नहीं खाने दे सकती। अच्छी तरह डांटने के बाद वो अपने काम में दोबारा बिजी हो गई थी। मायूस होकर वो किचन से बाहर चली आई। मन बहुत उदास हो रहा था और यूं ही मन बहलाने के लिए वो साथ वाले घर में चली आई, जो सुनैना आंटी का था। सुनैना आंटी से उसे बहुत लगाव था। जब भी उसका मन उदास होता, वो सुनैना आंटी के पास चली आती थी। अभी भी वो सीधा किचन में चली आई, क्योंकि किचन से कुछ काम करने की आवाज़ें आ रही थीं। सुनैना जी उसे मुंह बनाकर खड़ा देखकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्यों मुंह फुलाकर खड़ी हो? वो मुंह बिसूर कर कहने लगी, 20 रुपये के लिए भी मुझे 20 जगह मुंह मारना पड़ता है, तब जाकर 20 रुपये मिलते हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते। मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। बस किसी दिन घर वालों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैं यहाँ से भागकर चली जाऊँगी। उसकी इस बात पर सुनैना जी कुछ बोलती इससे पहले ही उसे अपने पीछे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी थी, जो शायद ये सोचकर उसके पीछे पीछे आई थी कि कहीं वो बर्फ़ के गोले लेने न पहुंच गई हो। लेकिन उसे सुनैना के घर में दाखिल होते देखकर शारदा जी की छठी हिस्स ने उन्हें खबरदार किया था। सुनैना जरूर उसकी मोहब्बत में अंधी होकर उसे पैसे दे देती, और इसीलिए उसके पीछे शारदा जी सुनैना के किचन तक चली आई थीं और नित्या के भागने वाली बात सुन ली थी। कहाँ जाओगी भागकर? कहीं जा ही नहीं सकती। जानती हो ना, तुम्हारा मायका भी यही है और तुम्हारा ससुराल भी यही है। आने दो, हार्दिक को बताती हूँ मैं तुम्हारी सारी हरकतें। आज शाम को आ रहा है ना, अच्छे से डांट पड़वाऊंगी तुम्हें। तो मैं ऐसी उल्टी चीज़ें, सीधी चीज़ कोई बच्चा भी ना खाए सिवाय तुम्हारे। शादी होने वाली है इसकी, और अभी तक इसकी अकल घुटनों से ऊपर आ ही नहीं पाई। 20 रुपये के पीछे पूरा घर सर पर उठा रखा है इसने। इतने में सुनैना जी ने उसे
50 का नोट पकड़ा दिया था और वो अपनी माँ की डांट को नज़रअंदाज करती सीधा उछलती हुई घर के बाहर आई थी। गोले वाला भी उसी के इंतजार में खड़ा था। जल्दी से रंग बिरंगा बर्फ का गोला बना कर दिया। वो चहकती हुई बर्फ का गोला पकड़े अभी उसे चूस चूस कर खा रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहाड़ जैसे किसी ठंडे थार वजूद की आहट महसूस हुई तो उसने पलटकर पीछे देखा। अगले ही पल वो गोला उसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। हड़बड़ाकर कहने लगी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आर्मी यूनिफॉर्म में उसके पीछे हार्दिक खड़ा था और जिस हालत में देख चुका था उसके माथे पर कड़े तेवर भी आ चुके थे। वो 6 महीने के बाद आज घर आया था। बजाय उसको हाय हेलो के उसे देखकर कहने लगा, ये क्या तरीका है गली में खड़ी होकर? ये तुम बच्चों की तरह गोला खा रही हो? मैं मना करके गया था ना कि ऐसी गंदी चीज़ें घर का कोई भी बच्चा नहीं खाएगा। और तुम ये दुपट्टा कंधे पर डाले, क्या तुम्हें कोई तमीज़ शर्म हया है कि नहीं? वो वहीं से अपने घर के अंदर भागी थी और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। उसकी दादी सामने लॉन्ज में ही बैठी थी। शोर मचाते हुए कहने लगी, लो आ गया मेरी खुशियों का दुश्मन एक और। पता नहीं मेरा भगवान मुझे खुश देखना क्यों नहीं चाहता। क्या पहले मेरी माँ जो हर वक्त मेरे सर पर तलवार बनकर लटकती रहती थी वो कम थी जो अब ये खड़ूस भी आ गया। कहते हुए उसने सीधा अपने कमरे में घुसकर बैठ चुकी थी। उसे शुरू से ही हार्दिक से कोई खास लगाव नहीं था क्योंकि वो हर वक्त उस पर रोक टोक करता रहता था और घर के सभी लोग, यहाँ तक कि उसके माँ बाप और दादी भी सब हार्दिक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उसकी बात को सराखों पर रखते। हार्दिक की दादी ने तो बहुत पहले से ही ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अपने लाडले पोते की शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। उस वक्त नित्या की उम्र 15 साल थी और हार्दिक 24 साल का था। नित्या की दादी और हार्दिक की दादी की आपस में बहुत बनती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं और इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि शादी के बाद भी दोनों अलग नहीं हुई थीं। दोनों के पतियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। यूँ दोनों ने बराबर में ही घर लिए थे और फिर बीच की दीवार तोड़कर उस घर को एक ही कर लिया गया था और तब से उनकी इस दोस्ती को उनके बच्चे भी निभाते चले आ रहे थे। जब हार्दिक की दादी के मन में अपने पोते की शादी का ख्याल आया तो उनकी नज़रों में सीधा नित्या का मासूम सा चेहरा लहराया था, जो उस वक्त 15 साल की मासूम सी लड़की थी और जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उन्होंने साफ अपना रिश्ता नित्या की दादी के कानों में डाल दिया और नित्या की दादी ने भी इस रिश्ते पर हाँ की मोहर लगा दी। सुनैना जी और शारदा जी को भी भला क्या एतराज हो सकता था। उनकी ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाती। फिर हार्दिक और नित्या आपस में खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों बच्चे ही देखे भाले थे, किसी में कोई ऐब नहीं था। इरादा तो था कि नित्या और हार्दिक की मंगनी कर दी जाए, लेकिन हार्दिक की दादी की एक ही रट थी, नहीं मुझे इन दोनों की शादी देखनी है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। उससे पहले ही मैं अपने पोते को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। सबने उन्हें बहुत समझाया कि अभी नित्या बहुत छोटी है, भले आर्थिक समझदार है, लेकिन नित्या का तो सोचें। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने कब कहा कि मुझे उनके बच्चे भी अपनी गोद में खिलाने हैं? बस शादी ही तो देखनी है तो दोनों की शादी कर दो। विदाई का क्या है, बाद में कर देना जब नित्या बड़ी हो जाए। और यूँ हार्दिक की दादी की जिद को देखते हुए दोनों के घर वालों ने हथियार डाल दिए थे और यूँ बचपन में ही नित्या की शादी हार्दिक से कर दी गई थी। लेकिन अब बात बात पर उसकी डांट और रोक टोक करने से उसे उलझन सी होने लगी थी। हार्दिक सबसे मिलने के बाद सोफे पर बैठ चुका था। हार्दिक के आने का सुनकर शारदा जी भी उधर ही आ चुकी थीं। दादी का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे अपनी गोद में बिठा लें। वो उसकी नज़र उतार रही थीं, उसकी बलाएं ले रही थीं और पूछ रही थीं कि बेटा इस बार ज़्यादा छुट्टियां लेकर आए हो ना? तो वो बताने लगा कि जी दादी, इस बार 2 महीने की छुट्टियां लेकर आया हूँ आपकी मजबूर करने पर। अब आप मुझे ये तो बताएं कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने को क्यों कहा है? उसकी बात पर दादी हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि उनके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वहीं हार्दिक के दिमाग में बार बार नित्या का सरापा घूम रहा था। इन 6 महीनों में उसके वजूद में काफ़ी बदलाव आए थे। 6 महीने पहले तो वो उसे बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी, लेकिन अब उसका भरा भरा वजूद, लंबे बाल, गहरी तीखी आंखें, वो अब खूबसूरत जवान लड़की लगने लगी थी और आखिर को वो उसकी बीवी भी थी।
आज से पहले तो हार्दिक ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब उसके अंदर भी एक अजीब सी हलचल मच चुकी थी। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा हार्दिक, फिलहाल जाओ अपने कमरे में जाओ और फ्रेश होकर आराम करो। हार्दिक अपने कमरे में चला गया था, जबकि दादी शारदा जी से कहने लगी, शारदा आज रात का खाना हमारी तरफ है, सरला को भी लेकर आना, एक ज़रूरी बात करनी है। शारदा जी खुशी खुशी हाँ कहती हुई अपने घर वापस लौट आई थीं। उनकी सास सरला भी हार्दिक के आने का सुनकर बहुत खुश हुई थीं। रात को सब लोग ही हार्दिक की तरफ आ गए थे और अब सब खाने की मेज़ पर बैठे खाने के साथ खुशगप्पियों में भी बिजी थे कि तभी दादी ने सबकी मौजूदगी में ये बात कह दी, मैं चाहती हूँ इन 2 महीनों में हार्दिक और नित्या की विदाई कर दी जाए। अब जब भगवान ने मुझे इतनी मोहलत दे दी है कि मैं अपने पोते के बच्चों को भी अपनी गोद में खिला सकूं, तो फिर इंतज़ार किस बात का। विदाई होगी तो मैं अपने हार्दिक की औलाद को अपनी गोद में भी खिला सकूंगी। ये सांसें तो जैसे बस उधार की सी सांसें हैं, कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ जब तक इस दुनिया से जाऊँ मैं अपने घर में अपने हार्दिक की जितनी खुशियाँ देख सकूँ उतनी खुशियाँ देख लूँ, उसके बच्चों को भी अपनी गोद में खिला लूँ। दादी की ये बात सुनकर नित्या के तो गले में निवाला अटक चुका था। वो तो खुद अभी बच्ची थी, अपने बच्चों का सुनकर उसे खांसी आने लगी थी। डरती शर्माती पानी का घूंट भरती वहाँ से सीधा अपने घर की ओर दौड़ लगा चुकी थी और कमरे में जाकर बैठ गई थी, जबकि उसके इस तरह शर्माकर भागने पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े थे। फिर उसके बाद सब नित्या और हार्दिक की शादी की बातें करने लगे, जबकि नित्या के दिमाग में यही बातें चल रही थीं। हे भगवान जी, मैं उस खड़ूस के साथ एक ही कमरे में कैसे रहूँगी, वो तो बस मुझे सजा देता रहेगा। अगर किसी दिन उसकी शर्ट इस्त्री करते हुए मुझसे जल गई तो ये तो अपने खतरनाक डंडे से मुझे मारना शुरू कर देगा, या फिर मुर्गा बनाकर कहेगा कि पूरे कमरे के चक्कर लगाओ। नहीं नहीं, मैं उस खड़ूस के साथ कैसे एक कमरे में रह सकती हूँ। और फिर दादी को देखो कैसे बेशर्मों की तरह सबके सामने कह रही थी कि मुझे पर पोते पर पोतियाँ खिलानी हैं। भला मैं पर पोते और पर पोतियाँ इनको कहाँ से लाकर दूंगी? क्या इतनी जल्दी आसमान से आकर टपक कर मेरी गोद में गिर पड़ेंगे? वो ऐसी ही बेतुकी बातें खुद से किए जा रही थी। उसके दिमाग में तो ये बात अटक चुकी थी कि शादी के बाद माँ भी बना जाता है, इतना तो वो जानती थी। वो जानती थी कि डिलीवरी के वक्त एक औरत को बहुत दर्द सहना पड़ता है। उसने अपनी छोटी चाची की आखिरी डिलीवरी के वक्त के मंजर देख रखे थे। आखिरी दिनों में उन्हें किस कदर दर्द का सामना करना पड़ता था। इतनी मोटी हट्टी कट्टी हो चुकी थी कि ठीक से उन्हें चला भी नहीं जाता था, न ठीक से बैठा जाता था। बस अपनी कमर की मसाज वो हर वक्त नित्या से करवाती रहती थीं। वो तो तब से ही कानों को हाथ लगाकर सोच चुकी थी कि बस जो भी हो जाए, शादी तो वो कर लेगी लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेगी। कुछ सोचते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया था और फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखने लगी। वो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर बच्चा पैदा कैसे होता है और कितनी तकलीफ होती है। जब सारा डेटा उसके सामने आया, यहाँ तक कि कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसमें एक औरत बच्चा पैदा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। और कितनी ही औरतें डिलीवरी के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं, जिनमें से ज़्यादातर औरतें तो उसकी जैसी दुबली पतली और पति हट्टे कट्टे होते हैं। ये सोचकर ही उसकी आत्मा तप उठी थी। उसने लैपटॉप बंद करके रख दिया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी उसे दूध का गिलास देने के लिए कमरे में आई तो उसे यूँ रोता देखकर परेशान हो चुकी थीं। कहने लगीं, क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? बाहर सब इतने खुश हैं, तुम्हारी विदाई की बातें हो रही हैं और तुम यहाँ पर बैठकर रोए जा रही हो। वो अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं करवानी विदाई, मुझे शादी ही नहीं करनी। प्लीज़ आप जाकर दादी को बोलें कि वो ऐसा ना करें। मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन शारदा जी उसे बेजारी से देखकर कहने लगी, बेटा वैसे तुम पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार रही हो? मुश्किल से तो तुम्हें सुबह तुम्हारी नानी दादी याद करवा कर उठाया जाता है, फिर धक्के मार मार कर कॉलेज भेजा जाता है और वहाँ से भी जब तुम्हारे टेस्ट के नंबर्स आते हैं तो ये तो मैं हूँ जो तुम्हारी इज्जत के लिए तुम्हारी सास को और तुम्हारे पति को तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं दिखाती, वरना जितने नंबर तुम लेकर आ रही हो ना,
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कितना पढ़ाई करने का शौक है तुम्हें। और फिर हार्दिक कौन सा तुम्हारी पढ़ाई रोक रहा है? सब कुछ तो वैसे ही चलेगा। बस हार्दिक से शादी होने के बाद इस पोर्शन से तुम्हें दूसरे पोर्शन में जाकर उसके कमरे में शिफ्ट होना होगा। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली थी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं मम्मा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे उसके कमरे में जाना पड़ेगा। मुझे वो खड़ूस बिल्कुल भी पसंद नहीं। हर वक्त डांटता रहता है। शादी के बाद तो वो मेरी जान ही ले लेगा। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करें। लेकिन उसकी माँ उसे डांट कर कहने लगी कि तुम्हारी शादी हार्दिक के साथ ही होनी है। तुम तो एकदम पागल हो चुकी हो। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें हार्दिक ही सुधार सकता है। शारदा जी उसे समझाकर कमरे से बाहर निकल गई थीं, लेकिन चेहरे पर फिक्रमंदी के भाव थे। हार्दिक, जो कि शारदा जी के लिए गाजर का हलवा लेकर आया था, उन्हें वो परेशान देखकर कहने लगा, क्या बात है आंटी जी, काफ़ी परेशान लग रही हैं आप। तो वो उसे सब कुछ बताने लगी, जो कि पता नहीं किस मसले को लेकर ये लड़की कमरे में बैठकर रोए जा रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सारी बातें सुनकर हार्दिक के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, फिक्र मत करें आंटी, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो अभी भी बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, उसे लगा शायद उसकी माँ फिर से कमरे में उसे मनाने के लिए आई हैं। अगले ही पल बेधड़क होकर कहने लगी, पता नहीं कैसी माँ हैं आप, मुझे इतने बड़े दरिंदे देव के हवाले कर रही हैं। मुझ जैसी नाजुक लड़की को देखें और उनको देखें, इतने बड़े बड़े मसल्स हैं उनके, जब भी बोलते हैं तो मुंह से आग ही उगलते हैं। वो और तो और शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। अब बताएं आप, कितना दर्द होता है बच्चे पैदा करते हुए। वो सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। मम्मा, कुछ तो अपनी नाजुक सी बेटी पर तरस खाएं। वो ये सब कुछ बोले जा रही थी जब अचानक सर उठाकर देखा तो सामने हार्दिक उसके बेहद करीब खड़ा था। कहने लगा, अच्छा, ये तो कोई बात ना हुई। तुम एक औरत हो और औरत होकर इतनी कमज़ोर हो सकती हो। शादी के बाद बच्चे पैदा करना तो औरत के लिए बड़ी खुशी, गर्व और सम्मान की बात होती है। और फिर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूँ मेरे कोई 10-12 बच्चे हों और वो 10-12 बच्चे तुम पैदा करके दोगी। ये क्या बच्चों की तरह तुमने रोना धोना मचा रखा है। अब अगर किस्मत में तुम्हारा और मेरा साथ लिखा है तो अब खुद में मुझे सहने के लिए हिम्मत भी लाओ, समझी नादान लड़की, क्योंकि मैं तो तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं करने वाला। हमारी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं और मैं अब तक हर रात करवटें बदलते बदलते गुजार चुका हूँ कि न जाने कब वो रात आएगी जब तुम मेरी होगी। बच्चे पैदा करना तो चलो बात की बात है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो मैं तुम्हें दूंगा। और अब अगर तुमने यूँ विदाई से इनकार किया या घर वालों के सामने कोई ड्रामा किया तो मैं बता रहा हूँ, तुम पर जरा भी तरस नहीं करूँगा। तुम्हें मेरी सख्तियाँ झेलना पड़ेंगी, समझी। दिमाग सही कर लो अपना, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास तुम्हें ठीक करने का। कहते हुए वो उसके बेहद करीब आया था। हार्दिक को उसे डराते हुए, शरारतें करते हुए एक अजीब ही सुकून मिल रहा था। उसे ये डरी सहमी लड़की अपने सामने रोते हुए अच्छी लग रही थी। नित्या तो उसके करीब आने से और भी ज़्यादा डर चुकी थी। कहने लगी, दूर हटे मुझसे, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जिसको देखो वही मुझे धमकी दे रहा होता है। लेकिन हार्दिक आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर चुका था। वो छटांग भर की लड़की भला कहाँ इतना जोर रखती थी। उसके यूँ खींचने पर वो सीधा जाकर उसकी गोद में गिरी थी। हार्दिक पूरे हक से उसे थोड़ी से पकड़ता उसके होंठों को अपने होंठों की कैद में ले चुका था। नित्या को इस पल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कितनी ही देर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद किए रखा और उस पर शिद्दतें लुटाता रहा, और फिर एक झटके से छोड़कर कहने लगा, दूसरों के प्यार का तो पता नहीं, लेकिन पति होने के नाते मेरा प्यार तुम ना ही मांगो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे प्यार में सख्ती और तड़प ज़्यादा होगी और मुझे नहीं लगता तुम मुझे इतनी आसानी से बर्दाश्त कर पाओगी। ये कहकर हार्दिक उसके कमरे से बाहर जा चुका था और नित्या को तो अभी तक यूं लग रहा था जैसे अभी भी उसके होंठों पर हार्दिक का स्पर्श मौजूद हो। वो कितनी ही देर तक अपने होंठों पर हाथ रखकर बैठी दरवाजे को देखती रही जहां से हार्दिक जा चुका था। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार हार्दिक का सोचकर उसके पेट में बल पड़ रहे थे, जब साथ ही उसके पेट में दर्द भी होना शुरू हो चुका था। वो पेट पर हाथ रखकर उलझन खाकर उठ बैठी। उस वक्त शारदा जी के कमरे में भी नहीं जा सकती थी।
1 महीने से ऊपर हो चुका था और उसे अभी तक पीरियड भी नहीं आए थे। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगीं। खुद ही मुंह में बड़बड़ाकर कहने लगी, हे भगवान जी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, क्योंकि पीरियड तो तभी मिस होते हैं जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। फिर अपनी सोच पर खुद ही कानों को हाथ लगाती कहने लगी, नहीं नहीं, ये मैं क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ। मैं तो आज तक कभी किसी मर्द के करीब भी नहीं गई, और वो मेरा खड़ूस सा पति, वो तो वैसे ही मुझे काट खाने को दौड़ता है। फिर भला मुझे पीरियड क्यों नहीं आ रहे, और ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब अचानक से उठने वाले पेट के दर्द ने उसे और भी बेचैन कर दिया था। अगली सुबह जब वो अपनी माँ से इस बारे में बात करने का सोचने लगी तो शारदा जी पहले ही घर की जिम्मेदारियों में बिजी थीं। नाश्ता बना रही थीं और उसके बाद उन सब ने मिलकर शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। माँ को बुरी तरह कामों में बिजी देखकर बात करने का इरादा छोड़ दिया और फिर वो सीधा वहाँ से कॉलेज गई थी। और जब उसने अपनी दोस्त को इस बारे में बताया तो वो कहने लगी, अरे यार, फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मेरी अपनी एक आंटी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। थोड़ा बहुत मसला होगा तो वो चेक करने के बाद तुम्हें दवा दे देंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि पीरियड मिस हो जाते हैं। वैसे भी जिस कदर तुम इन दिनों परेशान हो ना, कभी कभी टेंशन से भी डेट ऊपर नीचे हो जाती है। कॉलेज के बाद वो दोनों टैक्सी में बैठकर सीधा गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक आ चुकी थीं। जब डॉक्टर उसका चेकअप करने लगी और फिर उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो बड़े प्यार से पूछने लगी, बेटा, अगर तुम यूं ही परेशान रहोगी तो पीरियड्स तो खराब ही होंगे। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूंगी। डरते डरते नित्या उसे सब कुछ बता चुकी थी कि उसे अपने खड़ूस पति से किस कदर डर लगता है। कुछ वो थी भी दुबली पतली और फिर वो अपने मोबाइल से हार्दिक की तस्वीरें भी उस लेडी डॉक्टर को दिखा चुकी थी। कहने लगी, देखिए भला, मुझ जैसी मासूम ने न जाने कौन से पाप कर डाले हैं जो घर वाले मुझे इस हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर आर्मी ऑफिसर के हाथों सौंप रहे हैं। आर्मी वालों से तो मुझे वैसे भी डर लगता है। पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं जिनको आर्मी ऑफिसर हीरो लगते हैं। मुझे तो ये बंदे खाने वाली कोई बला लगते हैं। डॉक्टर ने जब हार्दिक को देखा तो वो भी उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो चुकी थी। वाकई वो बेहद हसीन और खूबसूरत पर्सनालिटी रखने वाला था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में और भी डर बना। वो नित्या को कहने लगी, मुझे तुम्हारे कुछ और भी टेस्ट करना पड़ेंगे ताकि बाद में तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। ये कहकर वो उसे बेड पर लेटा चुकी थी। फिर वो डॉक्टर नित्या से कहने लगी कि अपनी टांगें खोलो। नित्या को शर्म भी आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर उसे कह रही थी वो करती जा रही थी। डॉक्टर ने जब उसके वजूद के नाजुक हिस्से का चेकअप किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, देखो, अगली बार अपने पति को ही लेकर मेरे पास आना। तुम्हारा वजूद तो बेहद छोटा है और इस वजूद के साथ तुम तो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसे ही तुम अपने पति के करीब गई और जैसा कि तुम बता रही हो कि तुम्हारे पति बड़े सख्त मिजाज के जुनूनी टाइप के इंसान हैं, पहली बार में ही उसने तुम पर रहम नहीं किया तो तुम्हारे लिए आगे खतरा हो सकता है। जिस तरीके का तुम्हारा केस है ना, इसी केस में लड़कियों के साथ होता है कि उन्हें पहली रात ही अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर की बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। वक्त भी काफ़ी हो चुका था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो हार्दिक एक बार फिर उसके सर पर खड़ा हो जाता। उसने डॉक्टर की बात समझी और फिर उसके क्लिनिक से बाहर निकल कर आई थी, लेकिन अब तो उसकी परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरा, उसकी सहेली ने तो और ही उसे डरा दिया था। घर आकर उसने एक बार फिर शारदा जी को सारे कामों से फ्री करवाकर अपने कमरे में लेकर आई थी और फिर कहने लगी, जब देखें बस कामों में लगी रहती हैं आप, कभी ये काम तो कभी वो काम। कभी अपनी बेटी पर ध्यान दे दिया करें। इस घर में आप सबकी केयर करती हैं, सिर्फ मेरी नहीं। शारदा जी अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए कहने लगी, क्या करूं बेटा, करना पड़ता है। अगर मैं घर के सारे काम करती हूं तो मुझे लगता है शायद मैं विनोद भाई साहब के थोड़े बहुत एहसान भी चुका रही हूं, और मुझसे होता ही क्या है। ऊपर से तुम और तुम्हारे छोटे बहन भाई जो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, उनसे तो मैं वैसे ही तंग आ जाती हूँ। जब से तुम्हारा बाप हमें छोड़कर गया है तब से तुम्हारे विनोद अंकल ने ही तो सब कुछ संभाला है, और अब उनके इतने सारे एहसान का बदला अगर मैं उनके घर की देखरेख में गुजार कर
थोड़ा बहुत उतारना चाहती हूँ तो इस पर भी तुमने रोक टोक करना शुरू कर दी। शारदा जी का यूं बोलना देखकर वो एक लंबी गहरी सांस लेकर रह गई। फिर कहने लगी, अच्छा मामा छोड़ इन बातों को, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने जो बातें उसे बताई थी वो अपनी माँ को बताने लगी। शारदा जी ने तो अपना सर पीट लिया। कहने लगी, ये कैसी बेहुदा बेशर्मों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें कहा किसने था तुम अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाओ। तुम्हें अगर जाना ही था तो मेरे साथ जाती। इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि खुद ही कहीं भी निकल जाती हो। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं होता जैसा वो डॉक्टर कह रही है। अब फालतू की बेशर्मों वाली बातें अपनी माँ से करना बंद करो और सो जाओ। शारदा जी उसे डांट कर चली गईं और वो रोते हुए अपने बेड पर गिर पड़ी। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था कि वो सीधा जाकर हार्दिक से बात करे, और यही सारी बातें करने के लिए वो हार्दिक के पास आई थी। लेकिन हार्दिक भी उसे बाहों में भरकर जिस तरह से बातें कर रहा था वो बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में आई थी। हार्दिक को उसे यूं तंग करना अच्छा लग रहा था। शादी की तैयारियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसने नित्या के सारे सूट अपनी मर्जी से लिए थे। विदाई का खूबसूरत सा लहंगा भी उसने खुद पसंद किया था। वो दोनों इस वक्त तो मॉल में मौजूद थे। जब बाकी सब अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी हुए तो हार्दिक उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके कान के करीब होकर कहने लगा, न सिर्फ ये खूबसूरत लहंगा मेरी पसंद का होगा माय डियर वाइफ, बल्कि इसके नीचे तुम क्या पहनोगी वो भी मैं अपनी पसंद के कलर का ही तुम्हें लेकर दूंगा। और हार्दिक की ये बात सुनकर तो नित्या के पूरे वजूद में एक झुरझुरी सी आई थी। उसे एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। कहने लगी, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप। क्या आप जैसे आर्मी ऑफिसर को ये शोभा देता है कि वो ऐसी गंदी बातें करे। हार्दिक हंसते हुए कहने लगा, मुझे क्या शोभा देता है ये अगर मैं तुम्हें बता दूं तो यहाँ पर टिक नहीं पाओगी। खैर मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या शोभा देता है वो तो मैं तुम्हें शादी की पहली रात को ही बताऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। उसकी बात का मतलब समझकर तो नित्या शर्म और डर से लाल होती वहां से भागी थी और वो जोर से पीछे से हंसता रह गया था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे नित्या की तो रातों की नींद उड़ती जा रही थी। और फिर वो दिन भी आ चुका था जब मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। वो दुल्हन बनी बैठी थी और हार्दिक उसके पहलू में बैठा बड़बड़ाते हुए कहने लगा, कल इस वक्त तो मेरी बाहों में होगी। इतने सालों का जुनून जब एक ही रात में तुम्हारे वजूद पर उतारूंगा तो जानती हो क्या होगा। मैं तो तुम पर एक पल के लिए भी तरस नहीं करूंगा। और प्लीज़ तुम भी नाजुक लड़कियों की तरह रोना धोना मत बचाना, बल्कि मेरा साथ देना। जानती हो जब सामने वाला भी हमारा साथ दे तो नशा दुगना हो जाता है। और हार्दिक की बातें उसे और भी डरने पर मजबूर कर रही थीं। वो रात भी जैसे तैसे गुजर चुकी थी और अगले दिन का सूरज निकल आया था। सुबह सवेरे ही उसके कजिन्स और सहेली उसे ब्यूटी पार्लर लेकर जा चुके थे। विदाई का सारा इंतजाम एक खूबसूरत से मैरिज हॉल में किया गया था। वो दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। ब्यूटिशियन उसे तैयार करके कहने लगी, अरे भाई अपनी नज़र उतार लेना, हमें तो लगता है दूल्हे साहब आपको देखने के बाद पलकें झुकाना ही भूल जाएंगे। वो एक पल को बस मुस्कुरा कर रह गई। सारा फंक्शन बड़े अच्छे से हो चुका था, लेकिन जब वो हार्दिक का हाथ पकड़कर विदा होने लगी तो वो फूट फूट कर रोई थी। अपनी माँ के गले लगकर यूं रो रही थी जैसे पता नहीं उसे 7 समंदर पार विदा होकर जाना है। शारदा जी ने उसे यूं रोते देखा तो कहने लगी, अरे रोने की क्या ज़रूरत है बेटा, घर में ही तो रहना है, इस घर में नहीं तो बराबर वाले घर में। तुमने कौन सा दूसरे देश जाना है, बस अपने कमरे से हार्दिक के कमरे में ही तो जा रही हो। लेकिन वो अपनी माँ को कैसे समझाती कि आखिर ये आंसू किस चीज़ के हैं। दुल्हन बनी वो कमरे में बैठी हुई थी। हार्दिक कुछ देर में ही अंदर आने वाला था। वो तो ये दुआ कर रही थी कि भगवान करे बाहर मेहमान के साथ बैठे बैठे ही सो जाए। लेकिन इससे पहले कि उसकी ये दुआ सुनी जाती हार्दिक कमरे में दाखिल हो चुका था। उसे देखकर उसने घूंघट नीचे पैरों तक डाल लिया था। हार्दिक मुस्कुराता हुआ उसके सामने आकर बैठा और घूंघट हटाकर उसके हसीन वजूद को देखने लगा। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हो और काफ़ी सीरियस भी। तुम जब ऐसे खामोश मेरे सामने रहती हो ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। तुम नहीं जानती मुझे तुम पर किस कदर शिद्दत से मोहब्बत लुटाने का दिल करता है। ये कहते हुए वो अपना हाथ उसके गाल पर फेरने लगा तो वो बुरी तरह से सटपटा गई। आंखों में आंसू भर आए थे।
कहने लगी, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। इन सब के लिए मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, प्लीज़। वो डरते डरते ये सब कुछ बोल रही थी जब हार्दिक के चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। कहने लगा, अरे ऐसे कैसे ना करूं, इस रात के लिए मैंने कितने सपने देख रखे हैं, ऐसे कैसे मैं अपनी रात खराब कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करूँगा तुम भी मेरा पूरा पूरा साथ दोगी, और डरो मत, इस समय तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहकर वो कोई और बात करता अचानक ही हार्दिक के मोबाइल पर कॉल आ चुकी थी। लगता था शायद किसी सीनियर ऑफिसर की कॉल थी। वो मोबाइल में एक नज़र देखता हुआ बालकनी में खड़े होकर बात करने लगा। नित्या की तो सांसें फूली हुई थीं। वो गहरी गहरी सांस लेती हार्दिक की बातें सुनने लगी। शायद उसे ड्यूटी पर अचानक बुलावा आ गया था और यूँ लग रहा था जैसे हार्दिक को अभी ही जाना पड़ेगा। जैसे ही हार्दिक ने ये शब्द कहे कि ठीक है सर, मैं सुबह 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो नित्या की खुशी की कोई हद नहीं रही थी। अगले ही पल बेड पर खड़े होकर वो खुशी से उछलने लगी थी। ठीक उसी वक्त हार्दिक ने भी पलट कर देखा था। जान चुका था कि इस लड़की की खुशी की वजह क्या है। कॉल तो वो बंद कर ही चुका था। वो हार्दिक को आता देखकर फौरन से मासूम सी बनकर दोबारा बेड पर बैठ चुकी थी। हार्दिक उसके करीब आकर कहने लगा, बहुत खुशी चढ़ रही है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें बगैर छुए इस रात को एंजॉय किए बगैर चला जाऊंगा। तो वो फौरन से आंखें मटकाकर कहने लगी, नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, वो नामे सिर हिलाकर बोली। तो हार्दिक कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं आज की रात अपना पूरा हक वसूल करने के बाद ही जाऊँगा। ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हार्दिक की बात सुनकर नित्या की सांस अटक गई थी। वो तो समझ रही थी ये खड़ूस इंसान अपनी पैकिंग करेगा और फिर रातों रात ही यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वो एक ही पल में उसके करीब आया, उसके दुपट्टे को उतार कर एक तरफ रखा और उसके नाजुक होठों को छू गया। नित्या थोड़ा सा सटपटाई थी, घबराई थी, लेकिन हार्दिक को उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। फिर पूरे तौर पर उसे अपनी कैद में ले चुका था। धीरे धीरे उसके नाजुक वजूद पर शरारतें करता हुआ वो नित्या के सारे डर खत्म कर रहा था। नित्या तो उसकी धमकियां सुन सुनकर घबरा चुकी थी कि न जाने हार्दिक उसके साथ क्या रवैया रखेगा। पहली रात में ही उसकी जान निकाल देगा। लेकिन हार्दिक बड़े ही प्यार से उस पर मोहब्बत लुटाता रहा। जरा सा ऊपर होते हुए वो उसे उसके भारी लहंगे से भी आज़ाद कर गया था। फिर उसके ऊपर आते हुए वो अब अपने जुनून के आखिरी पड़ाव पर था। उसकी लाल आंखें देखकर नित्या डर के मारे गहरी गहरी सांसें लेते उसके कान के करीब कहने लगी, प्लीज़ हार्दिक, नहीं, मुझे डर, प्लीज़ ऐसा मत करें। हार्दिक ने जिस कदर जुनूनियत खुद पर हावी कर ली थी, जी तो उसका चाह रहा था कि वो ऐसे ही बगैर उसकी एक सुने उसकी नाजुकी में उतर जाए और अपनी सारी मोहब्बत उंडेल दे। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि नित्या बहुत घबरा रही थी और ऐसे में वो बाकी उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को काबू किया और फिर वो उसे अपनी बाहों में भरता अपने ऊपर ले आया और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है, नहीं करता कुछ भी, मैं बगैर अपने आप को सुकून दिए अधूरा ही वापस चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं अगली बार वापस आऊँगा तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करूँगा, याद रखना मेरी ये बात। नित्या उसकी ये बात पर जैसे चहक उठी थी। फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि कम से कम आज तो वो उस इंसान से बच गई थी। वो जल्दी से मासूम बनकर बेड से उठ चुकी थी और फिर दूसरी तरफ लेटकर सोने लगी। तो हार्दिक ने उसके बाजू से पकड़कर उसे उठाया। कहने लगा, ओ हेलो मैडम, जाकर नहाकर फ्रेश कौन होगा, ये भी अब मैं बताऊंगा। तो वो थोड़ा हड़बड़ा चुकी थी, लेकिन फ्रेश होने की क्या ज़रूरत है, हमने तो सुहागरात मनाई ही नहीं। मासूमियत से कहते हुए वो हार्दिक के दिल के तारों को छेड़ रही थी। वो उसके करीब होता उसके नाजुक से लबों को अपनी उंगली के पोरों से छूते हुए कहने लगा, पूरी ना सही लेकिन आधी तो मनाई है ना, अब जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। वो मुंह बनाती हुई बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी। जब फ्रेश होकर वापस आई तो हार्दिक भी फ्रेश हो गया था और फिर उसे लगा कि वो लंबी तान कर सो जाएगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था। इससे पहले कि वो एक बार फिर नींद की वादियों में उतरती, हार्दिक उसे फिर झंझोड़ कर उठा चुका था। कहने लगा, तुम एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हो, जरा अकल नहीं कि तुम्हारा पति अकेले अपना सामान पैक कर रहा है और तुम यूँ सो रही हो। चलो मेरा सामान पैक करो।
मेरी चीज़ें मुझे उठा कर दो। वो एक बार फिर आंखें मसलती हुई उठ चुकी थी। जो हार्दिक उससे कह रहा था वो उसे दे रही थी और यूं ही रात बीत चुकी थी। सुबह के लगभग 3 बजे हार्दिक घर से निकल चुका था। नींद से उसकी आंखें भारी हो रही थीं। वो तो दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि इस इंसान से बच गई थी। जैसे ही हार्दिक की गाड़ी घर से बाहर निकली, वो जम्हाई लेती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी, मगर ठीक उसी वक्त उसका पाँव मुड़ चुका था और वो वहीं पर गिर चुकी थी। दर्द से कराहकर कहने लगी, ये पूरी दुनिया ही क्या मुझे तकलीफ देने पर तुली हुई है। उसके पाँव में हल्की सी सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर पेन किलर लेकर गहरी नींद सो गई। अगली सुबह 10 बजे वो कमरे से निकली थी। यूं ही मुंह खोले, बाल बिखेरे वो लड़खड़ाकर चलती हुई बाहर आई थी। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देखकर शारदा जी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। वहीं दादी जी ने भी उसे यूं लंगड़ाते चलते देखा तो अपना चेहरा फेर लिया था। सुनैना आंटी तो मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देने लगी, बेटा खूब फलो फूलो। हार्दिक भी उठ गया ना, या अभी भी सो रहा है? सुनैना जी की बात सुनकर वो होश की दुनिया में वापस लौटी थी। फिर कहने लगी, अपने कमरे में सो रहे होंगे, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? सुनैना जी का मुंह खुला। वहीं शारदा जी ने उसे चुटकी काट कर कहा, बेटा लगता है नींद में ही चलकर बाहर आ गई हो। वो दर्द से सिसक कर बाजू मसलने लगी। यादाश्त अब वापस आ चुकी थी कि खैर से गुजरी रात वो हार्दिक के कमरे में गुजार चुकी है। अगले ही पल दर्द से सिसकते हुए लंगड़ाकर चलती जाकर सोफे पर गिरी थी। फिर कहने लगी, वो खड़ूस, मेरा मतलब है हस्बैंड जी, ना तो खुद सोए हैं ना पूरी रात मुझे सोने दिया है। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सब औरतों ने गुस्से से घूर कर उसे देखा था। सबका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। जानती भी हैं उस इंसान ने क्या किया है? पता नहीं आप लोगों को क्या दिखाई दिया जो मेरी शादी उस सांड जैसे इंसान से करवा दी। सारी रात एक पल के लिए भी आराम नहीं करने दिया और मेरे से तो अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तीनों औरतों का चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। उन्हें इस पागल लड़की से इन सब बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शारदा जी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थीं। जब वो फौरन सटपटाकर कहने लगी, रात को उनकी ड्यूटी की कॉल आ गई थी, फिर ना मुझे सोने दिया और ना खुद सोए। सारी रात पैकिंग में निकल गई और जब उन्हें छोड़कर वापस ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरा पाँव मुड़ गया और अब बुरी तरह दर्द कर रहा है, इसीलिए लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही हूँ। शारदा जी ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया। जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। हाँ, दादी काफ़ी गुस्सा हो चुकी थीं। अरे ये क्या बात हुई भला? सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं और ये वापस ड्यूटी पर चला गया। मैं अभी बात करती हूँ उससे। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भला यूँ कौन जाता है? वो उसे कॉल करने लगी लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। शादी के बाद भी नित्या वापस कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन बार बार उसे अब हार्दिक की कमी महसूस हो रही थी। सिर्फ कुछ पल उसने उसके साथ गुजारे थे, लेकिन अब उसे हार्दिक का स्पर्श, हार्दिक के गुस्से में छुपा हुआ प्यार और उसकी शरारतें याद आ रही थीं। बार बार जी चाहता कि वो हार्दिक को कॉल करे। घर में सभी हार्दिक को कॉल करके उससे बात करते रहते थे। वो तो साफ कह रहा था कि उसे आने में 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये सब सुनकर पहली बार उसे खुशी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा वो दुखी हो गई थी। हार्दिक को गए हुए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन जब वो कॉलेज से उटपटांग चीज़ें खाकर घर आई तो घर आते ही उसका मैदा खराब हो चुका था। बार बार उल्टियाँ करने लगी। कहने लगी, पेट में दर्द हो रहा है। दादी ने तो फौरन उसकी पीली पड़ती रंगत को देखकर कह दिया, लगता है मेरा परपोता या परपोती आने वाले हैं। इतना सुनना था कि नित्या की तो सांसें ही रुक गई थीं। कहने लगी, ये कैसे कह सकती हैं आप दादी? वो कहने लगी, अरे मैंने अपना ये सर धूप में सफ़ेद थोड़ी किया है। जैसे तेरी हालत है साफ साफ दिख रहा है कि खैर से तू माँ बनने वाली है। मैं तो कहती हूँ मेरे हार्दिक को भगवान जुड़वा बच्चे दे और मैं उनको अपनी गोद में खिला कर जाऊँ। ये सुनकर नित्या को चक्कर से आने लगे थे। कमरे में बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हार्दिक की याद में तो वैसे उसका दिमाग हिल चुका था। उसने पहली बार हार्दिक को कॉल की थी। हार्दिक भी जैसे उसी की कॉल के इंतजार में बैठा था। इससे पहले कि वो बात करती, दादी ने पीछे से आकर उससे फ़ौरन फ़ोन ले लिया था और बड़े ही जोशीले अंदाज में कहने लगी, अरे बेटा बधाई हो बधाई, खैर से तुम बाप बनने वाले हो। अब तो घर आ जाओ, मुंह मीठा करवाओ सबका, हमारी नित्या माँ बनने वाली है। वो जो बड़े सुकून से चेयर पर बैठा हुआ था एकदम से हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता था?
उसने तो अभी तक नित्या के साथ कुछ भी नहीं किया था। दादी को वो कुछ बता भी नहीं सकता था। उनकी खुशी में शामिल होता कहने लगा, मेरी नित्या से बात करवाएं। नित्या जो बैठी हिचकियों से रो रही थी, फिर उससे बात करती हुई कहने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। दादी कहती हैं जिस तरह मेरी हालत है मुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे। हार्दिक तो सर पकड़कर बैठ चुका था। पागल लड़की, मेरे बिना छुए तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? लेकिन थोड़ा सा तो छुआ था ना, हो सकता है उसी वजह से। कहते कहते वो खामोश हो गई थी और हार्दिक ने अपना सर पीट लिया था। वहीं खुशकिस्मती से उसे छुट्टी भी मिल चुकी थी। नित्या के तो यूं नखरे उठाए जा रहे थे जैसे वो सच में ही माँ बनने वाली हो। हार्दिक घर में आया, सोचा तो उसने यही था कि वो दादी को सब बता देगा कि ऐसी कोई बात नहीं। वो तो एक दूसरे के पास ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे और वो ड्यूटी चला गया था। लेकिन जब उसने अपनी दादी को इतना खुश देखा, अपनी माँ को देखा, तो वो उन्हें कुछ नहीं कह पाया। सबसे मिलने के बाद जब वो कमरे में आया तो नित्या उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर भागकर उसके सीने से आकर लिपट गई। हार्दिक को उससे इस तड़प की उम्मीद नहीं थी। वो भी उसे अपने सीने से लगा चुका था। नित्या रोते हुए कहने लगी, कहाँ रह गए थे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। पता नहीं क्यों, लेकिन आप बार बार याद आ रहे थे। मुझे तो लगता है आपने किसी बंगाली बाबा से मुझ पर जादू करवा दिया है ताकि मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो जाऊं। हार्दिक जोर से हंसा था और उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, पत्नी हो तुम मेरी, और हम दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, वो हमें एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता। अब मान भी लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। वो फौरन नाम में सिर हिलाकर कहने लगी, जी नहीं, मुझे आप जैसे खड़ूस इंसान से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। शायद मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया है जो मुझे मोहब्बत जैसा फील हो रहा है। हार्दिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसे सीने से लगा गया। कहने लगा, और ये क्या, घर में तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि तुम माँ बनने वाली हो, वो भी 2 जुड़वा बच्चों की? फिर वो फौरन एक ही सांस में सब कुछ बताने लगी कि मैंने तो बस कॉलेज में गोलगप्पे खाकर आई थी। 3 प्लेट गोलगप्पे खाने के बाद घर आने पर मुझे वोमिटिंग शुरू हो गई और दादी तो पता नहीं क्या से क्या समझ बैठी हैं। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि शायद सच में मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर हार्दिक उसे कमर से खींचकर अपने साथ लगा चुका था। नित्या की तो सिसकी निकल चुकी थी। कहने लगा, ऐसे कैसे तुम माँ बन गई हो? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तुम्हें पूरी तरह से अपना हक भी वसूल नहीं किया। लेकिन अब दादी इतना खुश हैं, माँ बनने पर तो उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहिए। क्यों ना सच में हम दोनों उनको ये खुशी भी दे दें। नित्या के अंदर भी एक हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि हार्दिक के पहले स्पर्श के बाद खुद ही उसके अंदर ये जज्बात भड़कने लगे थे कि उसका पति उसके करीब आए, उसके साथ रोमांस करे, वो उससे प्यार करे। हार्दिक को लेकर उसके जज्बात भड़कने लगे थे। इस बार हार्दिक जब उसके करीब आने लगा तो उसने कोई विरोध नहीं किया था। बस एक डर था कि पहली बार जब पति करीब आया तो न जाने क्या होगा। लेकिन इस कदर मोहब्बत के साथ हार्दिक उसके वजूद में उतरता चला गया कि हर डर, हर खौफ निकलता चला गया था। वो खुशी से अपना आप हार्दिक को सौंप चुकी थी और वो उसे बाहों में जकड़कर अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था। अगली सुबह जब वो उठी तो शर्माई शर्माई सी खुद को आईने में देख रही थी। उसे खुद के वजूद में काफ़ी बदलाव से महसूस हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे अब वो पहले वाली नित्या नहीं रही। सुबह उठकर हार्दिक ने अपने तरीके से घर वालों को समझा दिया था। घर वालों के चेहरे ये बात सुनकर उतर गए थे, लेकिन खैर वो क्या कर सकते थे। और फिर कुछ ही हफ्तों में उसके वजूद में अच्छे खासे बदलाव आने लगे थे। वो पहले से भरी भरी लगने लगी थी, या फिर हार्दिक की मोहब्बत ने उसे खूबसूरत बना दिया था। पहले से भी ज़्यादा उसका फिगर बढ़ने लगा था। हार्दिक उसके हसीन फिगर को देखकर उसका और भी दीवाना हो चुका था। उसकी मोहब्बत में पहले से भी ज़्यादा वो निखरने लगी थी और उसका पहले से भी ज़्यादा हार्दिक ख्याल रखने लगा था। अब तो वो यूं हो गई थी कि कभी जो हार्दिक के साय से भी दूर भागती थी, अब तो साफ कह चुकी थी कि जहाँ भी वो ड्यूटी के लिए जाएगा मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे आपके बगैर एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। और हार्दिक भी उसे साथ लेकर ही जाया करता था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।